Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 14 of class 6, Fabric and Fiber. This is the last chapter of class 6. Today we will study about fabric and fiber. Dear students, आज हम कपड़ों और धागों के बारे में पढ़ेंगे. So let us start. We need clothes to protect ourselves from heat, cold, rain and germs. हम सभी कपड़े पहनते हैं. कपड़े हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा और कीटाणुओं से बचाते हैं. हम मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं. अर्ली ह्यूमन बींग्स wore clothes which were made from plant leaves और animal skin. आदि मानव अर्ली ह्यूमन बींग्स यानी कि आदि मानव ऐसे कपड़े पहनते थे जो पेड़ के पत्तों से या एनिमल के स्किन से बनाए जाते थे. Nowadays clothes made from long threads called fibers. आजकल कपड़े फाइबर्स यानी धागों के बने होते हैं. धागों को बुनकर फैब्रिक बनाया जाता है और इसी फैब्रिक का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए होता है जिसे हम पहनते हैं. The nature of clothes that we need to wear varies from season to season and from place to place. हम किस प्रकार के कपड़े पहने ये इस बात पे निर्भर करता है कि कौन सा मौसम है या कौन सा स्थान है. कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ गर्मी पड़ती है तो लोग उसके अनुसार कपड़े पहनते हैं और कुछ सर्द इलाकों में जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ लोग उसके अनुसार कपड़े पहनते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स. अब हम अलग अलग प्रकार के फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. डू यू नो? The word sari comes from a Sanskrit word that just means cloth. साड़ी वर्ड संस्कृत से आया है जिसका मतलब है क्लोथ यानी कपड़ा. Saris were first mentioned in Vedas way back in 600 BC. 600 BC में saris का पहली बार जिक्र हुआ था वेदों में. Natural and synthetic fibers. Now we will study about natural and synthetic fibers. Fibers can be classified into two types, namely natural fibers and synthetic fibers. This classification is based on their source. यानी कि ये fibers जिन sources से पाए जाते हैं उसके अनुसार इसे दो भागों में classify किया गया है. Natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers. Fibers which are obtained from natural sources. That is plants and animals are called natural fibers. ऐसे fibers जो plants and animals से पाए जाते हैं उसे natural fibers कहते हैं. Fibers obtained from plants are called plant fibers like cotton, jute, coir and linen. And fibers obtained from animals are called animal fibers like wool and silk. Let us learn about these fibers in detail. Cotton. It grows on plants. Cotton plants पे grow करता है. Cotton का पौधा black soil यानी काली मिट्टी में बहुत अच्छे से grow करता है या उसके लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो है काली मिट्टी. काली मिट्टी ऊपर से ड्राई होने के बावजूद इसके अंदर मॉइस्चर रिटेन होता है जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. कॉटन प्लांट्स को वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है जिसका टेम्परेचर लगभग 16 डिग्री से ज़्यादा हो. अगर ऐसा टेम्परेचर होगा तो कॉटन के प्लांट्स वैसे में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. कॉटन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट कॉल्ड बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट के फ्रूट जिसको बॉल्स कहते हैं उससे हमें कॉटन मिलता है. फार्मर्स यानी कि जो किसान हैं वो इन बॉल्स से कॉटन को पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं और उसे कलेक्ट कर लेते हैं. बाद में इन कॉटन से फाइबर्स निकाला जाता है. दीज आर सेपरेटेड बाय कॉम्बिंग. कॉम्बिंग के द्वारा उससे फाइबर्स निकाले जाते हैं. नाउ अबाउट जूट. It is also obtained from a plant. It is called the golden fiber because of its color. जूट भी पेड़ों के द्वारा ही पाया जाता है
और इसका कलर गोल्डन होने के कारण इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट प्लांट के बार्क पार्ट से बनता है। बार्क यानी पेड़ की जो छाल होती है उससे जूट मिलता है। जूट एल्यूवियल सॉइल यानी कि ऐसी उपजाऊ मिट्टी में उगते हैं जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। जूट प्लांट यूजेस अप द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल टू अ लार्ज एक्सटेंट। जूट प्लांट मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बहुत हद तक इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे अगली जूट की फसल यानी अगली जूट के पौधे लगाने के पहले नई मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसे दोबारा उपजाऊ बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जूट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, गनी बैग्स, carpets and mats, among many other things. Coir. अब कॉयर क्या होता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। आपने देखा होगा कि कोकोनट की आउटर कवरिंग पे ब्राउन कलर का रेशेदार फाइबर होता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट विच डज नॉट रिक्वायर अ फर्टाइल सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ। कोकोनट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। रेड एंड येलो सॉइल में भी कोकोनट के प्लांट्स आसानी से उग जाते हैं। कॉयर का इस्तेमाल रोप्स, फुट मैट्स या मैट्रेसेस बनाने के लिए होता है। नाउ अबाउट लेनिन। लेनिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स प्लांट। द suitable soils for flax are alluvial soil and deep looms. फ्लैक्स पौधे से पाए जाते हैं लेनिन, जिसको उगाने के लिए एल्यूवियल सॉइल या डीप लूम्स की ज़रूरत होती है। इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? लेनिन से बनते हैं एप्रन्स, बैग, टॉवल्स, बेड कवर्स एक्सेट्रा। नाउ अबाउट वुल। वुल यानी कि ऊन। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बॉडी कोट ऑफ एनिमल्स। ऊन हमें एनिमल्स के बॉडी कोट से प्राप्त होता है। एनिमल्स जैसे शीप, गोट, कैमल और कुछ दूसरे जानवरों के बॉडी के ऊपर जो उसके बाल होते हैं उसको मशीन के द्वारा निकाल लिया जाता है, जिसको फ्लीस कहते हैं, और इससे फाइबर्स बनाए जाते हैं जिसको वुल कहा जाता है, और बाद में इस वुल का इस्तेमाल वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए होता है। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिल्क। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म्स के द्वारा मिलता है। सिल्क वॉर्म शहतूत यानी मलबेरी के लीव्स को खाकर बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद ये अपने आसपास एक कुक्कुन बनाते हैं। कुक्कुन के द्वारा सिल्क के फाइबर्स को कलेक्ट किया जाता है, जिसे बाद में सिल्क क्लॉथ बनाया जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। Synthetic fibers are prepared in factories using appropriate chemicals. फैक्ट्रीज में appropriate chemicals को इस्तेमाल करके synthetic fibers बनाए जाते हैं, जिन्हें man made fibers भी कहा जाता है। Nylon, terylene and rayon are some of the examples of such synthetic fibers. Nylon, terylene and rayon synthetic fibers के कुछ examples हैं। Natural fibers की तुलना में synthetic fiber कुछ मामलों में बेहतर होते हैं बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर, wrinkle free, have fast color, do not shrink and are not spoiled by the moths. Do you know? Nylon was first prepared for the first time by the scientists of New York and London simultaneously. नाइलन जो सिंथेटिक फाइबर है, ये न्यूयॉर्क एंड लंदन दोनों के साइंटिस्ट के द्वारा एक साथ बनाया गया था, इसलिए इसका नाम नाइलन रखा गया। NY फॉर न्यूयॉर्क एंड LON फॉर लंदन। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। लेट अस नाउ लर्न द बेसिक डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ। अब हम कपड़ा बनाने के डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप रॉ मटेरियल्स को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्लोथ्स में कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। Here is an arrow diagram you can see. The first step is
collection of fibers from different sources. Plants, animals, different sources से fibers को collect किया जाता है. They are spin and converted into fiber. और fiber का weaving करके उसे fabric बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है. fabric को dye किया जाता है. उसके बाद उस पर printing की जाती है. फिनिशिंग करने के बाद लास्ट में टेलरिंग के द्वारा उसे पहनने योग्य कपड़ा बना दिया जाता है. Let us learn about these steps one by one. First one is collection of fibers. Fibers को अनेक सोर्सेस से कलेक्ट किया जाता है, जैसे कॉटन प्लांट्स से कलेक्ट किए जाते हैं, और वुल एनिमल्स जैसे शीप या कैमल के फ्लीस के द्वारा कलेक्ट किया जाता है. Spinning. Fibers are first made into long thread-like strands. Fibers को पहले धागे जैसा बनाया जाता है और उसे स्पन करके yarn बना दिया जाता है. This process of making yarn from fibers is called spinning. ऐसा प्रोसेस जिसमें yarn बनाया जाता है fibers के द्वारा उसे spinning कहते हैं. A simple device for spinning is the चरखा. गांधी जी के चरखा के बारे में आपने सुना होगा. गांधी जी अपने चरखे से स्पिन किया करते थे, स्पिन करके यार्न बनाते थे. नाउ वीविंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ और फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स. यार्न से कपड़ा बनाना, फैब्रिक बनाने के प्रोसेस को वीविंग कहते हैं. दिस इज़ डन बाय अ वीवर who is the picture of attentiveness and concentration while using his weaving machine. वीविंग मशीन को बहुत ही अटेंटिवनेस के द्वारा यूज़ करके वीवर उसे कपड़ा बनाते हैं. दिस मशीन इज़ कॉल्ड द लूम. एट सम प्लेसेस वीविंग इज स्टिल डन ऑन अ हैंड ऑपरेटेड लूम. बहुत सारे स्थानों पर अभी भी लूम्स को हैंड ऑपरेट किया जाता है, जिसे हैंडलूम कहते हैं. Dyeing. After the fabric is prepared, it is given different color. The process of coloring the cloth is called dyeing. फैब्रिक बनने के बाद यानी कपड़ा बनने के बाद उसे कलर किया जाता है, डाई किया जाता है. इसको डायर करते हैं. ये कपड़े को कलर में डुबा देते हैं, जिससे कपड़ा रंगीन हो जाता है, अनेक रंगों का हो जाता है. प्रिंटिंग. टू मेक द डाइड क्लॉथ लुक मोर अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल पैटर्न्स आर प्रिंटेड ऑन इट. डाई करने के बाद, कपड़ों को रंगने के बाद उस पर अनेक प्रकार के पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जिसको प्रिंटिंग कहते हैं. दिस इज़ डन बाय अ प्रिंटर, आइदर बाय हैंड और बाय यूजिंग मशीन. यह प्रिंटर के द्वारा किया जाता है, हैंड या मशीन के द्वारा. Finishing. The printed cloth is finally made smooth, soft and shiny. This is done by some special treatments called finishing. कपड़ा बनने के बाद उसे स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनी बनाया जाता है, जिसको कि फिनिशिंग कहते हैं. टेलरिंग. The finished cloth is then sent to market from where we buy it. कपड़े को मार्केट में बेच दिया जाता है, भेज दिया जाता है, और उसके बाद उसको कट करके सील के टेलर्स उसे कपड़े बनाते हैं, जिसको कि हम पहनते हैं. डू यू नो ड्रेसेस लाइक स्वेटर, पुल ओवर एंड सॉक्स आर मेड फ्रॉम वूवन यार्न्स बाय द प्रोसेस ऑफ निटिंग. स्वेटर्स, पुल ओवर्स पे आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ उसे हाथों से बुनकर अनेक प्रकार के खूबसूरत डिज़ाइंस या पैटर्न्स डालकर अच्छे अच्छे स्वेटर्स एंड सॉक्स बनाते हैं. वी नाउ नो दैट क्लोथ्स वी वियर आर प्रिपेयर्ड बाय एफर्ट्स ऑफ सो मेनी पीपल. हमने जाना कि कपड़े बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हमें कपड़ों का प्रॉपर केयर करना चाहिए, जिससे कि वे ज़्यादा समय तक अट्रैक्टिव दिखें और ज़्यादा समय तक इस्तेमाल किए जा सकें. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर.